हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन सर स्वागत करता हूं आपके एवीएस कोचिंग क्लासेस में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज की यह वीडियो एमपीपीएससी और एमपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। सीरीज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो आपको पता होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित, जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा। और अगर यह भी प्रश्न पूछ ले कि यह किस जिले में है, तो उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है? तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम डुबरी है? तो आपको पता होगा संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो विभाजन से पूर्व प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान माना जाता था, तो ये इसका पुराना नाम डुबरी है। तो याद रखिएगा, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पुराना नाम इसका डुबरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? और अक्सर ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा या सबसे छोटा संभाग कौन सा है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग में कितने जिले हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को याद रखना बहुत जरूरी होता है, ऐसी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो आपको पता होगा, और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जबलपुर संभाग, रीवा संभाग, भोपाल संभाग और सागर संभाग। तो आपको पता होगा कि जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। तो जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जबलपुर संभाग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी नर्मदा नदी। तो इस पर पूछा गया है प्रश्न में कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा नदी है बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी जो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, 540 किलोमीटर की लंबाई। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, तो यह भी याद रखिएगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है और बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है? ठीक है, तो आपको पता है कि संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया है? तो 5वीं अनुसूची में यह कहा गया। ठीक है, 5वीं अनुसूची बी होगा इसका उत्तर। 5वीं अनुसूची में यह बताया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों जो है, तो वहां पे प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध 5वीं अनुसूची में बताया गया। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया? तो चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 6वीं अनुसूची में बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। और 7वीं अनुसूची में 3 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में उपबंध दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। तो मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मुख्यमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति या विधानसभा अध्यक्ष के प्रति? तो आपको पता होगा कि जो मंत्री परिषद होती है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत यह बताया गया है कि मंत्री परिषद तब तक सत्तारूढ़ रह सकती है जब तक विधानसभा में उसको बहुमत प्राप्त है। तो ये तो राज्य की बात हुई। और अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुच्छेद 75, ठीक है, के अनुसार यह कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होगी वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो राज्य में अनुच्छेद 164 के अंतर्गत और केंद्रों में अनुच्छेद 75 के अनुसार यह कहा गया है कि जो लोकसभा मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद उत्तरदायी होगी, तो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? जो भी विधानसभा होती है। ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो पता होगा आपको कि नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो 41 सहायक नदियां। ठीक है, याद रखिएगा 41 सहायक नदियां। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा गया है कि इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। और याद रखिएगा, अगर प्रश्न ऐसा पूछे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, संविधान के भाग 14 में कुल 22 भाग हैं, तो भाग 14 में यह बताया गया है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पद से कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, समय एवं उत्तर रेखा जो होती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो पता होगा आपको कि ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैप में आप देखोगे तो एक सीधी रेखा निकलती है। ठीक है, मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो बी। अगला है कि भारत भवन कहाँ है? भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन स्थित है भोपाल में। ठीक है, पता होगा आपको भारत भवन कहाँ स्थित है, तो भारत भवन है भोपाल में। अब अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि भारत भवन कब स्थापित किया गया था, तो भारत भवन स्थापित किया गया था 1982 में। कब? 1982 में। और है क्या भारत भवन? तो इस भवन में विभिन्न रचनात्मक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, भारत भवन में क्या है? तो इस भवन में विभिन्न प्रकार की रचनात्मक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, विविध कला का केंद्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो करंट अफेयर का प्रश्न, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट यानी कि कारोबार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आपको पता होगा कि 63वीं रैंक पे है भारत। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है? 63वीं रैंक है। ठीक है, और अगर यह प्रश्न पूछ ले कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है। याद रखना, बेतवा नदी पे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस नदी के किनारे है? ठीक है, जो मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है पचमढ़ी, वो किस नदी के किनारे है? तो पता होगा आपको, ताप्ती नदी के किनारे है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि किस जिले में है, तो होशंगाबाद जिले में। ठीक है, जिले भी याद रखना, किस जिले में है? तो होशंगाबाद जिले में है, ताप्ती नदी के किनारे। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भारतीय इतिहास का कि भारत में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई थी? तो भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। कौन थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो ब्रिटिश गवर्नर थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये भी याद रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इन्हीं के द्वारा राजा राम मोहन राय जो समाज सेवक थे, उनके अथक प्रयासों के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो याद रखिएगा ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कौन सा जिला ऐसा है जिसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? तो अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम कहां पर हुई थी और कब हुई थी? तो सर्वप्रथम हुई थी स्वीडन में। और कब हुई थी? तो 1972 में। याद रखना, 1972 में
अम्ल वर्षा हुई थी पहली बार स्वीडन में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो पर्यावरण का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो पता होगा आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां पर है। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां पर है, इंदौर में है, याद रखना इंदौर में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1965 में। और औद्योगिक विकास निगम कार्यालय का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कार्यालय कहां पर है, तो भोपाल में है, ठीक है। और कब स्थापना की गई थी, तो 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहां स्थापित किया गया था, कहां स्थापित किया गया है। तो बढ़िया प्रश्न है ये, कहां पर स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया है मंडीदीप में, याद रखना मंडीदीप में, ठीक है। अगला प्रश्न है कालिदास अकादमी की स्थापना की गई थी। तो कालिदास अकादमी की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1978 में की गई थी, उज्जैन में, ठीक है। ये भी याद रखना कालिदास अकादमी कहाँ, तो उज्जैन में है, 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है खजुराहो के मंदिर। तो पता होगा आपको कि खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में स्थित है, ठीक है। छतरपुर जिले में खजुराहो के मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन। अब योजना मंडल क्या है, तो जैसे कि योजना आयोग होता है, यानी कि जिसको अब नीति आयोग कहा जाता है, तो उसी तरह मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यह किया गया था 24 अक्टूबर 1972 में। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश योजना मंडल का अध्यक्ष कौन होता है। तो मध्य प्रदेश योजना मंडल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। उसी तरह मध्य प्रदेश नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। और मध्य राज्य में जैसे राज्य की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश योजना मंडल, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो मुख्यमंत्री, ठीक है। तो मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 24 अक्टूबर 1972 को, याद रखना। और अगला लास्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में मैग्नीज का कहाँ पर होता है, तो बालाघाट में होता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत या सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, तो बालाघाट। तो दोस्तों इन 25 प्रश्नों के साथ ये सीरीज का पहला वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमें कि वीडियो कैसे लगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।